से मशरिक़ कहाँ है, बुलाओ खुदाया ने दी को बुलाओ, ये कूचे ये गलियां ये मंजर दिखाओ, सना खाने तख्ती से मशरिक़ कहाँ है, सना खाने तख्ती से मशरिक़, सना खाने तख्ती से मशरिक़ कहाँ है। शेर बानो जी, जैसा कि आपने अभी ये नज़्म सुनाई, इसमें साहिर ने जबरदस्त तमाचा मारा है उन लोगों को जो मशक़ तहज़ीब की बहुत बड़ाई करते हैं, कि वो कहते हैं कि अपने अंदर झाँकने की लोगों के अंदर सलाहियत नहीं होती है। साहिर के अंदर वो सलाहियत थी कि वो अपने अंदर झाँक सके और अपने आप को भी क्रिटिसाइज कर सके। समाजी मसाइल पर जितनी पुरजोर नज़्में साहिर ने लिखी हैं, वो अंदाज बहुत कम शुरा के यहाँ मिलता है। साहिर तरक्की पसंद तहरीक से भी जुड़े थे, बल्कि यूं कहिए कि फैज, जानिसार अख्तर, मजहूर सुल्तानपुरी, कैफी आजमी, अली सरदार जाफरी वगैरह के साथ तरक्की पसंद तहरीक के अलम बरदारों में थे, रहनुमाओं में। आइए उनकी एक ऐसी ही नज्म मेरे गीत तुम्हारे हैं, जो तरक्की पसंद नज्मों में एक बुलंद पाया मकाम रखती है। सुनते हैं जैती चौधरी की जुबानी। जैती, आप हमें सुन रही हैं? जी, मैं आपको सुन रही हूँ। मेरी आवाज आ रही है? जी जी बिल्कुल, आप सुनाइए वो नज्म। नमस्कार, आदाब। पेश है अजीमो शायर साहिर लुधियानवी की मशहूर नज्म मेरे गीत तुम्हारे हैं। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी, पसपाई भी थी। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी थी, पसपाई भी थी। मौत के कदमों की आहट, जीवन की मौत के कदमों की आहट, जीवन की अंगड़ाई भी थी। तूफानों का शोर भी था और खाक शहनाई भी। आज से मैं अपने गीतों में आतश पारे भर दूंगा। आज मैं अपने गीतों में आतश पारे भर दूंगा। मध्यम लचकीली तानों में जीवन धारे भर दूंगा। जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा। जीवन के अंधियारे पथ पर मशाल लेकर निकलूंगा। धरती के फैले आंचल में सुर्ख सितारे भर दूंगा। आज से ए मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं। आज से ए मजदूर किसानों मेरे राग तुम्हारे हैं। बदज़ौक़ इंसानों मेरे जो बेहाग तुम्हारे हैं। तो तुम जब तक भूखे नंगे खामोश न होंगे, जब तक बेआराम हो तुम, ये नगमे राहत कोश न होंगे। मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फनकार न माने। मुझको इसका रंज नहीं है लोग मुझे फनकार न माने। फिक्रों सुखन के ताज़े अशार न माने। फिक्रों सुखन के ताज़र मेरे शेरों को अशार न माने। बात है। मेरा फन मेरी उम्मीद, मेरा फन मेरी उम्मीदें आज से तुमको अर्पण है। आज से मेरे गीत तुम्हारे दुख और सुख का दर्पण है। तुमसे कुव्वत लेकर अब मैं तुमको राह दिखाऊंगा। तुम परचम लहराना साथी, मैं बरबत पर गाऊंगा। क्या बात तुम है, परचम लहराना साथी, मैं बरबत पर गाऊंगा। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। आज से मैं शबनम के बदले अंगारे बरसाऊंगा। क्या बात है, आज बहुत से क्या मैं बात है, क्या बात है, बहुत सुंदर जयती, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। अंगारे बरसाऊंगा। अब तक मेरे गीतों में उम्मीद भी पसपाई भी थी, लाई भी गिरने की हाल कुछ जुल्मत भी, तूफानों का शोर भी था, ख्वाबों की शहनाई भी। शुक्रिया। वाह वाह, क्या बात है, बहुत बेहतरीन जयती, बहुत अच्छे अंदाज में बहुत बढ़िया पढ़ा पढ़ा। जयती, बहुत बढ़िया बेटा जी। बहुत और शुद्ध उच्चारण, बहुत शुद्ध, बहुत शुद्ध, बहुत शुद्ध बहुत उच्चारण, ही अच्छा उच्चारण, तलफ़ुज़, बहुत बढ़िया। प्रोनाउंसिएशन और बहुत ही अच्छे भाव में इस गज़ल, इस नज़्म को पढ़ी और जैसा इस नज़्म को पढ़ना चाहिए बिल्कुल उस अंदाज में पढ़ा।
जयती की जय हो। बहुत बहुत आशीर्वाद जयती बेटा, बहुत बढ़िया। बिल्कुल। बहुत खूब। आज से मेरे फन का मकसद जंजीरें पिघलाना है। तरक्की पसंद तहरीक, प्रोग्रेसिव राइटिंग की इससे अच्छी शायरी क्या हो सकती है। साहिर ने जब हुब्बुल वतनी की बात की, देश प्रेम की बात की, तो बहुत ही बढ़िया अंदाज में की और अपने अंदाज में की। चलिए उस नज्म को देखें जिसका उन्वान है विरसा। जहां इस नज्म में हुब्बुल वतनी का जज्बा कूट कूट कर भरा है, वहीं इस नज्म में एक पैगाम भी है अपने विरसे की हिफाजत का। ये नज्म नेशनल डे पर भी उतनी ही मौजू होगी जितनी अर्थ डे पे। आइए ये सुनते हैं ये नज्म विभा तिवारी जी की जुबानी। विभा जी। धन्यवाद सर। पीएलजी के सभी मेंबर्स आज बहुत एंजॉय कर रहे हैं साहिर लुधियानवी साहब की गज़लें, और रुमानियत की बहुत बात हुई, और अब थोड़ी उनकी सोच, उनकी विचारधारा की बात। जो जयती ने बहुत अच्छा शुरुआत किया कि वो एक प्रगतिशील व्यक्ति थे। उनकी ज़िंदगी हमेशा झंझावातों से गूंजती रही। कभी परिवार छूटा, प्रेम छूटा, वतन छूटा, कॉलेज छूटा, कई बार अपमानित हुए, कई बार वहाँ से उस जगह को उन्होंने त्याग दिया, लेकिन वो टूटे नहीं थे आखिर तक, और वो हमेशा जवान रहे। उनकी कविताएं हमेशा प्रेरणादायक रही, और वो हमेशा जवान रहे, उनकी कविताएं भी जवान रही। और 60 साल बुढ़ापे को छूने से महज एक कदम पहले वो इस दुनिया से जवान ही चले गए। तो उनकी एक कविता, एक नज्म बिरसा। बिरसा का मतलब है विरासत। वो विरासत जो हमारे पुरखे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी या हमारे उसके भी पहले के लोग हिंदुस्तान को दे गए हैं। उन्होंने हिंदुस्तान को तकसीम होते हुए भी देखा, तो कुछ इसकी भी इसमें झलक दिखेगी। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत से संवारा है इसे। कितने जहनों का लहू, कितने निगाहों का अरक, कितने चेहरों की हया, कितने ज़बीनों की शफक। खाक की नजर हुई तब ये नज़ारे बिखरे, पत्थरों से के तराशे हुए आसमान ज़वा। ये सदाओं के खमो पैच, ये रंगों की ज़बां, चिमनियों से निकलता हुआ पुरपेच धुआं। और इस तरक्की को वो कायम रखना चाहते हैं, ये नहीं कि आवेश में आके लोग इसको बर्बाद कर दें। तेरी तख्लीक नहीं है मेरी तख्लीक नहीं, हम अगर जिद भी करें उस पे तो तस्दीक नहीं। इल्म सूली पे चढ़ा तब कहीं तखवीन बना, जहर सदियों ने पिया तब कहीं नौशीना बना। सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक जीना बना, सैकड़ों पांव कटे तब कहीं एक सीढ़ी, एक जीना बना। तेरे कदमों के तले या मेरे कदमों के तले। नौए इंशां के शब और रोज की तकदीर नहीं, ए वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं। ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों के मेहनत ने संवारा है इसे। सही बात। और वो वक्त था जब देश बट रहा था, वो जवान हो रहे थे और देश बट रहा था, उनका परिवार भी बट रहा था, उनका प्रेम भी बट रहा था। और तब वो ये लिखते हैं, तेरा गम कुछ भी सही, मेरा अलम कुछ भी सही, अहले सरवत की सियासत का सितम कुछ भी सही। कल की नस्लें भी कोई चीज है, हम कुछ भी नहीं। कल की नस्लें की कोई चीज है, हम कुछ भी नहीं। उनका विरसा हूँ, खंडर ये सितम इजाद न कर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और विरासत को बहुत इज्जत से रखना चाहिए, खंडर की तरह उसे छोड़ नहीं देना है। तेरी तख्लीक नहीं, तू इसे बर्बाद न कर, जिसे दहकान की रोजी नहीं मिलने पाती। मैं न दूंगा तुझे वो खेत जलाने का सबक, फसल बाकी है वो तकसीम बदल सकती है। फसल की खाक से क्या मांगेगा जमूर का हक, फसल की खाक से क्या मांगेगा जमूर का हक। पल सलामत है तू पार उतर सकता है, चाहे तबलीग बगावत के लिए ही उतरे। बगावत करो लेकिन उसका एक सही तरीका होना चाहिए, वरना गालिब की ज़बां भी मेरे हमदम मेरे दोस्त, दाम हर मौज में हल्काए सद
काम नहंग। और कुछ पंक्तियां मैं छोड़ रही हूँ क्योंकि ये बहुत बड़ी नज्म है, तो कुछ पंक्तियां मैंने बीच बीच में कम कर दी हैं, पर बहुत ही प्यारी पंक्तियां, अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। जी जरूर। पटरियां रेल की सड़कों की बसें फोन के तार, तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगते, तेरी और मेरी खताओं की सजा क्यों भुगते। सही बात। सैकड़ों नस्लों की मेहनत से संवारा है इसे, तेरा शिकवा भी वजह मेरी शिकायत भी दुरुस्त, रंगे माहौल बदलने की जरूरत भी दुरुस्त, कौन कहता है कि हालात पे तकदीक न कर। और हाथ उठा अपने मगर, यहाँ भी कुछ पंक्तियां मैंने कट की हैं। हाथ उठा अपने मगर उनके जिले मैं न उठा, हाथ उठा उनके मगर उनके जिलों मैं न उठा, जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। ख्वाब आज़ादी, और यहाँ मुझे पक्का नहीं पता कि ये किस वक्त है, लेकिन शायद ये इमरजेंसी की वक्त की ये पंक्तियां हैं। हाथ उठा अपने मगर उनके जिलों में न उठा, जो तेरे हाथ तेरे तन से जुदा कर डाले। जान है तो जहान है, और आगे बढ़ने की सोचो। ख्वाब आज़ादी इंसान की ये ताबीर नहीं, ये वतन तेरी मेरी नस्ल की जागीर नहीं, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे, सैकड़ों नस्लों की मेहनत ने संवारा है इसे। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अंदाज में पढ़ा विभा जी आपने साहिर की ये नज्म। और बहुत खूब, बहुत खूब। आज भी ये जो नज्म है वो उतनी ही प्रासंगिक है, आज भी हम जी, यही कर रहे हैं। वाह वाह, बात मनवाने के लिए जो पहले की चीजें बनाई गई हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं। बिल्कुल समसामयिक है, तो किसान आंदोलन में चल रहा है आजकल। वही मैं कहना चाह रही थी, उस बात पे कई बार बहस हो चुकी है हमारी। जी जी जी। तो यही एक खूबी होती है एक अच्छे शायर की, कि वो जो कलाम लिखता है, वो जो बातें लिखता है, वो वक्त के साथ पुरानी नहीं होती, बल्कि हर वक्त में उस अहद की जो वाक़यात होते हैं उससे जोड़कर उस नज्म को, उस पोएम को देखा जा सकता है और उसकी रिलेवेंस उसमें पाई जा सकती है। तो ये एक अच्छे शायर की पहचान होती है, और शाहिर के अंदर यकीनन वो गुण मौजूद था कि वो उनकी शायरी जिस दौर में भी पढ़ी जाए वो लगेगा कि इसी दौर के लिए लिखी हुई शायरी। तो आइए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं कि साहिर ने अपनी शायरी में बहुत सारे तजुर्बा, जितने तजुर्बा किए उसकी मिसाल बहुत कम शायरों के यहाँ मिलती है। ख़ास वो रोमानी शायरी हो, गम और अलम की बात हो, समाजी मौज़ूआत पर लिखी हुई नज्म हो, इनकलाबी शायरी हो, साहिर ने जो भी लिखा कमाल का लिखा। उनकी नज्मों में खुद पर बीते हुए एहसासात और तजुर्बात साफ झलकते हैं। साहिर की कमाल की मंजरकशी और मोहब्बत के फसानों की आमेजिश ने उनके नज्मों को शाहकार बना, जिसका हर खासो आम दीवाना हो गया। उनकी ऐसी ही एक शाहकार नज्म है परछाइयां। ये नज्म दो आशिकों के मकालमे से, बातचीत से शुरू होती है, और जब खत्म होती है या जब परवान चढ़ती है, जब ये नज्म ऊंचाई को पहुंचती है, तो ये नज्म जंग के खिलाफ आवाज उठाती है, और जंग के खिलाफ, लड़ाई के खिलाफ, मारपीट के खिलाफ, दहशत पसंदी के खिलाफ, जोर आवरी के खिलाफ आवाज उठाती है। साहिर का यही अंदाज मोहब्बत और समाजी मसाइल का इम्तिजाज जोड़ उनको दीगर शोरा से जुदा करता है। आइए सुनते हैं, ये नज्म बहुत लंबी है, इस तवील नज्म के कुछ हिस्से किरण चौधरी की आवाज में। किरण जी, आप मौजूद हैं हमारे साथ? जी जी जी, शुक्रिया, जी मौजूद हूँ जी, सर। आप सुनाएं हमें आप परछाइयां सुन की रहे कुछ हैं? पंक्तियां। हाँ जी, सुन रहे हैं आपको? सो जी, आई एम जी, ऑडिबल? हाँ, ओके। चलिए, किरण चौधरी का सादर प्रणाम। आज परछाइयां पढ़ूंगी क्योंकि आज मौका भी है, दस्तूर भी है, और मेरी जिंदगी का एक खूबसूरत शाम भी है ये। तो प्रस्तुत है दो चाहने वालों के बीच की बातचीत, कुछ हिस्सा परछाइयां। जवान रात के सीने पे दुधिया आंचल मचल रहा है किसी ख्वाबे मरमरी की तरह।
हसीन फूल, हसीन पत्तियां, हसीन शाखें लचक रही हैं किसी जिस्म नाज़नी की तरह। फिजा में घुल गए हैं, फिजा में घुल गए हैं उफ़क़ के नरम खतूत। ज़मी हंसी है ख्वाबों की सरजमी की तरह। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, तसव्वुरात की परछाइयां उभरती है, यानी शैडो ऑफ थॉट्स इमर्जिंग। मैं फूल टाक रहा हूँ तुम्हारे जूड़े में, तुम्हारी आंखें मसरत से झुक जाती हैं, तुम्हारी आंखें मसरत से झुक जाती हैं। न जाने आज मैं क्या बात कहने वाला हूँ, ज़बान खुश्क है, आवाज रुक जाती है, शायद प्रपोज करने वाला हूँ। मुझे यकीन है कि हम कभी नहीं बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमान है कि हम मिलके भी पराए हैं। मुझे यकीन है कि हम कभी न बिछड़ेंगे, तुम्हें गुमा है कि हम मिलके भी पराए हैं। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, शैडो ऑफ थॉट इमर्जिंग। ये वो लम्हे दिलकश थे, घड़ियां कितनी प्यारी थीं, वे सहरे कितने नाजुक थे, वे लड़ियां कितनी प्यारी थीं। बस्ती के हर एक शादाब गली ख्वाबों का जजीरा थी गोया, हर मौज नफस हर मौज सबा नगमों का जखीरा थी गोया। अब गदर शुरू होने वाला है। नागाह खेतों की टापों की सदाएं आने लगी, नागाह लहकते खेतों से टापों की सदाएं आने लगी। बारूद के बोझल बू लेकर पश्चिम से हवाएं आने लगी। ताबीर के रोशन चेहरे पर, क्रिएटिविटी के ऊपर तखरीक विध्वंस का बादल छाने लगा। तामीर के तोहरे रोशन चेहरे पर तखरीक का बादल छाने लगा। हर गांव में वहशत नाच उठी, हर शहर में जंगल फैल गया। मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से, डेवलप कंट्री पश्चिम से, मगरिब के मुहज्जब मुल्कों से कुछ खाकी वर्दी पोश आए, इतलाते हुए मगरूर आए, लहराते हुए मदहोश आए। खामोश जमी के सीने में खैमों की तनावें गढ़ने लगी, मक्खन से मुलायम राहों पर बूटों की खराशें पड़ने लगी। इन जाने वाले दस्तों में गैरत भी गई, बरनाई भी गई, माओं के जवां बेटे भी गए, बहनों के चहेते भाई भी। मैं शहर जाके, शायर कहता है, मैं शहर जाके हर एक दर को झांक चुका हूँ, मैं शहर जाके हर एक दर को झांक चुका हूँ। किसी जगह मेरी मेहनत का कोई मोल न मिल सका, किसी जगह मेरी मेहनत का कोई मोल न मिल सका। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, सूरज के लहू में लिथड़ी वह शाम है अब तक याद मुझे, सूरज के लहू में लिथड़ी वह शाम है अब तक याद मुझे। आहत के सुनहरे ख्वाबों का अंजाम है अब तक याद मुझे। मैं सीने में गम लेकर दिन रात मुशक्कत करता हूँ, मैं सीने में गम लेकर दिन रात मुशक्कत करता हूँ। जीने की खातिर मरता हूँ और अपने फन को रुसवा कर अगियार का दामन भरता हूँ। मजबूर हूँ मैं, मजबूर है तू, मजबूर है ये दुनिया सारी, तन का दुख मन पर भारी है, जब पेट खाली है तो मन को कौन पूछता है। तन का दुख मन पर भारी है, इस दौर में जीने की कीमत दो ही है, या दारो रसन है या पारी है। मैं दारो रसन तक जा न सका, तुम जहद की हद तक आ न सकी, चाहा तो मगर अपना न सकी। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं और इन पेड़ों के नीचे, आज इन पेड़ों के नीचे साए फिर लहराने लगे हैं, दो साए फिर लहराने लगे हैं, फिर दो दिल मिलने आए हैं, फिर जंग के बादल छाने लगे हैं। मैं, शायर कहता है, मैं सोच रहा हूँ हमारा प्यार हवादिस की ताप तो न ला सका, या खुदा मगर इन्हीं तो मुरादों की रात मिल जाए, या अल्लाह या इन्हीं तो मुरादों की हयात मिल जाए। चलो क्या सभी पायमाल रूहों से कहें, विद्रोह शुरू होता है शायर का। चलो कि आज सभी पायमाल रूहों से कहें, हर एक जख्म को जमा कर लें। चलो कि सियासी मुकाबलों से कहे, उठो कि हर एक जंगजू से कह दे, हमको काम की खातिर कल पुर्जों की आजत है,
हमको काम की खातिर कल पुर्जों की हाजत है। हम किसी जमीन को छीनने का शौक नहीं रखते, हम किसी के जमीन को छीनने का शौक नहीं रखते। हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है, हमें तो अपनी जमीन पर हलों की हाजत है। ये सरजमीन है गौतम की, ये सरजमीन है नानक की। ये इस अजय पाक पर वहशी को नहीं चलने देंगे कभी। हमारा खून अमानत है नस्ले नौ के लिए, आने वाले कल के नौजवानों के लिए। हमारा खून अमानत है नस्ले नौ के लिए, हमारे खून पे लश्कर न पलने देंगे कभी। गुज़श्ता जंग में घर ही जले थे मगर अजब नहीं कि ये तन्हाइयां जल जाएं इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयां जल जाएं इस बार। तसव्वुरात की परछाइयां उभरती हैं, उभरती हैं, उभरती हैं, परछाइयां उभरती हैं। बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत बढ़िया। बहुत बहुत अच्छे अंदाज में आपने कहा, और साहिर अपने बेस्ट पे बहुत खूब, इस बहुत पोएम खूब। में नजर आए हैं। किरण जी बहुत खूब। और बहुत इसी बढ़िया। नज्म में उन्होंने ये भी कहा है कि बहुत दिनों से ये बहुत खूब। मशगला है सियासत का कि जब जवान हो बच्चे तो कत्ल हो जाएं। गुज़िश्ता जंग में सिर्फ घर जले थे मगर इस बार अजीब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाएं। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। क्या ये अंदाज है साहिर का। साहिर इस नज्म के फॉरवर्ड में दिवाचे में कहते हैं कि मैं समझता हूँ कि हर नौजवान नस्ल को ये कोशिश करनी चाहिए कि उसे जो दुनिया अपने वर्षे में मिली है वो आइंदा नस्लों को उससे बेहतर और खूबसूरत दुनिया देकर जाए। और मेरे ख्याल से ये इन्वायरमेंट के लिए और जो ग्रीन मूवमेंट के लिए है उसके लिए भी एक बहुत ही बेहतरीन नज्म है। मेरे ख्याल से आज साहिर के इस नज्म की ज़रूरत और इफादियत उस वक्त कहीं ज़्यादा है। बनी नौए इंसान को जंग व जदल से बचाने के लिए इससे अच्छी नज्म शायद किसी ने न लिखी हो। साहिर ज़माने से कितने बेजार हो गए थे, उसकी झलक आपको और एक ऐसा ही गाना अब हम आपको सुनवाते हैं जिसमें साहिर की बेजारगी साफ नजर आती है। दुर्वेश भाई, आप सुनवाएंगे वो संसार की ये हर शय का वाला गाना? जी जी। 1973 में बनी हुई फिल्म बी आर चोपड़ा द्वारा डायरेक्ट की हुई, जिसमें आपको याद होगा एक हैंडीकैप्ड हस्बैंड डैनी डेंजोंपा जो प्लेट फेंकता है जोर से, उस फिल्म का गाना है संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध से धुंध में जाना है। इसे पेश करने आ रही है इंडिया से इंशिया अमीर अली जी। प्लीज पेश कीजिए इंशिया जी। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। एक पल के पलक पर है ठहरी हुई दुनिया, एक पल के झपकने तक हर खेल सुहाना है। संसार की हर शय का इतना ही फसाना है, एक धुंध से आना है, एक धुंध में जाना है। जी, तो ये था साहिर का अंदाज और एक मशहूर मारूफ गाना जिसे इंसिया जी सुना रही थी आपको। बहुत खूब, और बहुत खूब।
जी साहिर ने इस अंदाज में बहुत लिखा है, जैसे कि वो एक कता या मुक्तक के चंद कलियां निशात की चुनकर मुद्दतों महवे यास रहता हूँ, तेरा मिलना खुशी की बात सही, तुझसे मिलकर उदास रहता हूँ। दास रहता हूँ, क्या हुआ? तो ये शाहिर का एक जुदा अंदाज है। साहिर ने, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत तजुर्बात किए हैं, तरह तरह की नज़में लिखी हैं, गाने लिखे हैं। साहिर ने मजहबी रवादारी की भी बात की है, सूफियाना कलाम भी लिखे हैं, भक्ति भी लिखी है। तो आइए हम फिर से आपको दरवेश भाई के पास लिए चलते हैं। दरवेश भाई, कोई ऐसा गाना सुना दीजिए, सूफियाना या भक्ति या कुछ इस तरह का एक गाना। जी जी, मैं एक फिल्म का जिक्र करना चाहता हूँ, नील कमल, 1968 में जो बनी। इसका एक गाना साहिर साहब ने लिखा था, जो कि हमारे सारे घरों की शादियों में जब बेटी की विदाई होती है तब बजता था कि बाबुल की दुआएं लेती जा, जहां तुझको सुखी संसार मिले। थोड़ा इसी गुनगुना के फिल्म सुना दीजिए में दरवेश भाई। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले, मैके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतना प्यार मिले, बाबुल की दुआएं लेती जा। क्या बात है, इसी क्या बात है। फिल्म, शुक्रिया। इसी मेरे ख्याल फिल्म से हिंदुस्तान की कोई भी शादी साहिर के इस गाने के बगैर मुकम्मल नहीं होती। बगैर मुकम्मल नहीं हो सकते। अभी भी बचते हैं, लेकिन कम अभी, क्योंकि मॉडर्न गाने बहुत आ चुके हैं इसी मौजू पे। तो इसी फिल्म में एक भक्ति गीत लेकर आ रही है हिंदुस्तान से हमारी बहुत ही फेमस गायिका सीमा तोमर जी, जो बड़ी अच्छी शायरा भी है। इसमें एक भक्ति गीत था, है रोम रोम में बसने वाले राम। तो सीमा जी। जी बहुत ही बहुत खूबसूरत खूब अंदाज। सीमा तोमर जी, वाह सीमा क्या तोमर बात जी, है, क्या क्या समा बांध आपने दिया। समा बांधा है। वाह वाह वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। बहुत ही भक्ति भरा गीत गाया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो माहौल को बहुत एकदम उम्दा, बहुत उम्दा। सूफियाना बना दिया। जी तो जहाँ साहिर के बहुत सारे अंदाज हमने देखे, वहाँ पे अभी अभी हमने दो और अंदाज देखा। एक अंदाज वो जो बाबुल की दुआएं लेती जा वाला था, और ये दूसरा अंदाज जो भक्ति गीत थी।
साहिर के पास इतना टैलेंट था कि उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को चैलेंज करना शुरू कर दिया। प्यासा की कामयाबी के बाद उन्होंने आर.डी. बर्मन से कहा कि गीत जो लिखता है वो बड़ा होता है, तो मैं आपके घर गीत रिकॉर्ड करवाने नहीं आऊंगा, आप अपना सितार लेकर मेरे घर आइए और गीत रिकॉर्ड कीजिए। और फिर जो आर.डी. बर्मन और साहिर लुधियानवी की जोड़ी थी, जिसने बहुत सारे हिट गाने दिए थे, जिसने प्यासा के सुपर हिट गाने दिए थे, वो टूट गई। लेकिन साहिर के अंदर एस.डी. बर्मन जी। तो साहिर के अंदर इतना टैलेंट था कि वो इंडस्ट्री में कायम रहे और एक से एक सुपर हिट गाने देते रहे। साहिर गाना लिखने वालों को अहम मानते थे, न सिर्फ मानते थे बल्कि इसके लिए वो कोशिश भी करते रहते थे। और इसलिए एक बार उन्होंने ये भी शर्त रखी कि फिल्म गाने वाले को, और जो उस बार आशा दी थी कि उनको जितना पैसा दिया जाए, गाना लिखने वालों को उससे 1 ही रुपया सही लेकिन उससे ज्यादा दिया जाए। जी 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 जी। तो ये चैलेंज सिर्फ साहिर कर सकता था। सही है। साहिर के अंदर इतनी खूबी थी और उसको अपने गानों पे इतना भरोसा था कि वो इंडस्ट्री के इतने एस्टैब्लिश नामों को, एस.डी. बर्मन को, लता जी को चैलेंज कर सकता। साहिर ने गाने लिखने वालों के लिए, लिरिकिस्ट के लिए बहुत लड़ाई लड़ी। साहिर ने आकाशवाणी से लड़ाई लड़ी कि उस जमाने में आकाशवाणी पे जब गाने सुनाए जाते थे तो गायकार का नाम लिया जाता था, लिरिकिस्ट का नाम नहीं लिया जाता था। तो साहिर ने आकाशवाणी से लड़ाई लड़ी कि अगर गाने में मेरा नाम नहीं लिया जाएगा, लिखने वाले का नाम नहीं लिया जाएगा, तो मेरे गाने आकाशवाणी नहीं बनेंगे। क्या बात है। और आखिर में आकाशवाणी ने माना और तब से आकाशवाणी पे, ऑल इंडिया रेडियो पे जो भी गाने बजाए जाते हैं उसमें गाने वाले के नाम, गायकार के नाम के साथ साथ लिरिकिस्ट का नाम लिखा है। और साहिर के सर, अभी हाँ जी साहिर सर, एक बात और कही थी उन्होंने जी, उन्होंने कहा था कि जो आप मेहनताना या जो पारितोषिक या जो भी अमाउंट आप किसी सिंगर को दे रहे हैं या किसी म्यूजिशियन को दे रहे हैं, मैं उससे 1 रुपया ज्यादा लूंगा। जी 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 बिल्कुल, इसी बात पे उनकी लता जी से लड़ाई जी। से जो है वो तकरार भी हुआ था। हाँ। और वही- वो वही- जोड़ी टूटी थी। वो तो कह दिया आपने, तुफैल भाई ने कह दिया। ऐसा हमने बताया वो। जी जी जी। जी। उनकी अदबी खदमात के एतराफ में उन्हें 1971 में पद्मश्री के खिताब से नवाजा गया। 1972 में महाराष्ट्र हुकूमत ने उन्हें जस्टिस ऑफ पीस अवार्ड दिया। 1973 में आओ कि कोई ख्वाब बुने की कामयाबी पर उन्हें सोवियत लैंड नेहरू अवार्ड दिया गया और महाराष्ट्र स्टेट इंडस्ट्री की तरफ से अवार्ड मिला। 1974 में महाराष्ट्र हुकूमत ने उन्हें स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट नामजद किया। उनकी नज़मों के तर्जुमे दुनिया के मुख्तलिफ जुबानों में शाया हुए। 8 मार्च 2013 को उनके यौम पैदाइश के मौके पर डाक टिकट जारी किया गया। उनकी ख्वाहिश थी कि उनके गानों की उनकी जो नज़में थी, उनकी जो शायरी थी, उसका अंग्रेजी तर्जुमा करके उसको शाया किया जाए। और दिल्ली के एक पब्लिशर थे वर्मा जी, तो उनको उन्होंने फोन किया, वो यूरोप में थे, तो उन्होंने कहा कि मैं हिंदुस्तान आके बात करता हूँ। लेकिन उसी बीच साहिर दुनिया से चले गए और वर्मा जी उसको याद करके बहुत रोते हैं कि काश मैंने उनसे बात की होती और उन्हें इस बात का यकीन दिलाया होता कि अंग्रेजी तर्जुमा जरूर शाया होगा। लेकिन उन्होंने साहिर के इंतकाल के बाद, उनके मरने के बाद, वो अंग्रेजी तर्जुमा भी शाया किया। उनकी साहिर का इंतकाल 1980 में दिल का दौरा पड़ने से हुआ। साहिर पल पल को जीना जानते थे। साहिर ने आखिरी वक्त तक अपनी जिंदगी को खूब जिया। साहिर ने जब दुनिया को अलविदा भी कहा तो पल दो पल में। साहिर टैक्सी से अपने एक दोस्त से मिलने गए थे।
टैक्सी वाले को इंतजार करने को कहा और दोस्त के घर गए। वहीं पल दो पल में अपने साथी के हाथों में दम तोड़ दिया। साहिर ने भले ही कहा हो कि वो पल दो पल के शायर हैं, मगर मेरा मानना है कि वो हर पल के शायर थे। साहिर भले ही दुनिया से चले गए, दुनिया से कूच कर गए, मगर उनकी शायरी, उनके गीत, उनके लिखे नगमे हमेशा जिंदा रहेंगे, गूंजते रहेंगे, दिल और दिमाग पर छाए रहेंगे और साहिर की याद दिलाते रहेंगे। वो पल जो साहिर ने दुनिया में गुजारे, वो पल ठहरते गए हैं। तो चलिए मुस्तफा दरवेश साहब के पास चलते हैं और वो मशहूर गाना सुनते हैं। जी, अभिलाष आप तैयार है इस गाने को लेकर? हमारे सबसे नौजवान सिंगर इंडोनेशिया से अभिलाष शर्मा जी जो ये गाना पेश करेंगे, मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। मुझसे पहले कितने शायर आए और आकर चले गए, कुछ आहें भर कर लौट गए, कुछ नगमे गा कर चले गए। वो भी एक पल का किस्सा है, मैं भी एक पल का किस्सा हूँ, कल तुमसे जुदा हो जाऊंगा, वो आज तुम्हारा हिस्सा हूँ। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, मुझसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कल कोई मुझको याद करे, क्यों कोई मुझको याद करे, मसरूम ज़माना मेरे लिए क्यों वक्त अपना बर्बाद करे। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ, पल दो पल मेरी कहानी है, पल दो पल मेरी हस्ती है, पल दो पल मेरी जवानी है। मैं पल दो पल का शायर हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत क्या बात है, समा बांध दिया तुम। खयाम साहब और साहिर साहब का एक कोलैबोरेशन बहुत बड़ा रंग लाया। जी जी, और मुकेश की आवाज, यश चोपड़ा जी। तो साहिर ने कहा कि बहुत सारे शायर आएंगे
और मुझे कौन याद रखेगा, क्यों याद रखेगा, क्यों वक्त बर्बाद करेगा। लेकिन मेरे ख्याल से साहिर ऐसे शायर थे जिनको दुनिया हमेशा याद रखेगी, और साहिर को सुनने के लिए लोग वक्त बर्बाद नहीं करेंगे, बल्कि जब लोग साहिर को सुनेंगे तो उनका वक्त आबाद हो जाएगा। जैसे कि आज हम लोग यहाँ पे साहिर के मरने के 40 साल बाद भी साहिर को सुन रहे हैं और बड़े चाव से सुन रहे हैं, बड़े उत्साह से सुन रहे हैं हम लोग। जी 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 तो फैल तो भाई, आइए, हमारे मेंबर्स ने तो साहिर के बारे में सुना, कहा, साहिर की नज़में सुनाई। अब आपको मैं लिए चलता हूँ आपको आज के कीनोट स्पीकर प्रोफेसर पाशा अनवर पाशा के हुजूर। आपने जेएनयू से इंडियन लैंग्वेज में डॉक्टरेट किया और वहीं पिछले 28 साल से उस्ताद के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। आपकी रहनुमाई में 80 से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने एमफिल और पीएचडी किया है। आप जेएनयू के सेंटर फॉर इंडियन लैंग्वेज के चेयरपर्सन भी रह चुके हैं। आप 50 से ज़्यादा नेशनल और इंटरनेशनल सेमिनार में अपना मकाला पढ़ चुके हैं। आपके 100 मकाले मुख्तलिफ रसाइल में, मैगजीन्स में छप चुके हैं। आपकी 10 किताबें शाया हो चुकी हैं और 2 किताबें ज़ेर तबात यानी अंडर पब्लिशिंग हैं। आपको 2000 बहुत सारे इनामात मिले हैं, जिनमें कुछ ख़ास इनाम का मैं तज़किरा करता हूँ। बिहार उर्दू एकेडमी से कलीमुद्दीन अहमद अवार्ड, हमनशीन लीडर अवार्ड और दिल्ली यूनिवर्सिटी से गोल्डन जुबली अवार्ड। आपके कारनामों की फहरिस्त तो बहुत तवील है। मैं यही वक्फा लेकर उनको दावत देता हूँ कि वो आएँ और साहिर लुधियानवी पर अपने ख्यालात से का इजहार करें। प्रोफेसर अनवर साहब, आइए तशरीफ लाइए। मैं अपने तमाम मेंबरान से गुजारिश करूंगा एक जोरदार ई तालियों से उनका इस्तकबाल करें, उनका स्वागत। शुक्रिया 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 नवाजिश, शुक्रिया बहुत। वाकई आज की ये शाम एक यादगार शाम बन गई है और मैं खुद को खुशनसीब समझता हूं कि मैं इस साहिर लुधियानवी के शहदाइयों, उनसे प्यार करने वालों की इस कहकशां में, इस गैलेक्सी में, और इस गैलेक्सी से मैं वाबस्ता हूं, जुड़ा हुआ हूं। और इसका सेहरा जनाब फैल अहमद साहब को जाता है कि उन्होंने मुझे ये मौका अता किया कि मैं पीएलजी के जरिए ऑर्गेनाइज्ड मुनाकदा इस शाम में, जो साहिर लुधियानवी को डेडिकेटेड शाम है, सेलिब्रेटिंग द लीजेंड साहिर लुधियानवी, उसका आपने हिस्सा बनने का मुझे मौका अता किया। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पीएलजी का बहुत बहुत शुक्रिया। पीएलजी के तमाम मेंबरान, तमाम अरकान का तहे दिल से शुक्रिया। मुझे वाकई बहुत खुशी हुई और हैरत भी कि वाकई ये हकीकत है कि किसी जेन्युइन शायर को, किसी ओरिजिनल शायर को आप किसी मुल्क की सरहदों में कैद नहीं कर सकते, किसी एक जबान तक उसे कैद नहीं कर सकते। न तो जबान की सरहदों में कैद कर सकते हैं और न मुल्क की सरहदों में कैद कर सकते हैं। आज साहिर की शायरी की खुशबू पूरी दुनिया में फैली हुई है और जाहिर है कि साहिर न तो फिल्मों के लिए सिर्फ, जैसे ज्यादातर बातें फिल्मों के हवाले से आई, शायर वो एक तरक्की पसंद शायर थे। 20वीं सदी बुनियादी तौर पर तरक्की पसंद शायरी की सदी रही है। 20वीं सदी की तीसरी दहाई से हमारे यहाँ एक नई फिक्र, एक नई तहरीक शुरू हुई अदब में, और सिर्फ उर्दू में नहीं, हिंदुस्तान की तमाम जबानों में। बैक वक्त ये तहरीक, ये आंदोलन, जिसे हम हिंदी में प्रगतिशील आंदोलन के नाम से जानते हैं, उर्दू में हम उसे तरक्की पसंद तहरीक कहते हैं।
इंग्लिश में प्रोग्रेसिव राइटर्स मूवमेंट कहते हैं। हिंदुस्तान की तमाम तर जबानों में बैक वक्त ये तहरीक शुरू हुई थी, 30s में शुरू हुई थी ये तहरीक। और इस तहरीक ने बिल्कुल एक नई पोएटिक्स, एक नई बूतीखा तरतीब देने का काम किया था इस तहरीक ने, इस आंदोलन में। साहिर उसी तहरीक की पैदावार थे। साहिर की फिक्र की तहजीब और तंजीम, तरबियत उसी तहरीक के जरिए असर हुई थी। और जाहिर है इसलिए साहिर एक लीजेंड की हैसियत इख्तियार कर गए और तमाम तर बाउंड्रीज को तोड़ करके बरखिलाफ अपने तमाम दूसरे जो उनके मासरीन रहे, उनके जो कंटेम्प्रेरी शोरा रहे, शायर रहे, कवि रहे, उन सब से ज्यादा साहिर की मकबूलियत दुनिया में फैली। इसकी वजह ये थी कि साहिर जिस फिक्र को अपनी शायरी के जरिए पेश कर रहे थे वो एक ओरिजिनल फिक्र थी, ये उनकी अपनी फिक्र थी, एक जेन्युइन फिक्र रखने वाले शायर थे, जेन्युइन शायर थे। बहुत से दूसरे तरक्की पसंद शायरों ने भी जाहिर है कि तरक्की पसंदाना फिक्र पे मबनी शायरी की, उस पर बेस्ड शायरी की, लेकिन साहिर इसलिए ज्यादा कामयाब हुए, साहिर की मकबूलियत इसलिए बढ़ी कि साहिर ने उस प्रोग्रेसिव पोएटिक्स को, उस प्रोग्रेसिव एस्थेटिक्स को, जिनको बेशतर शायरों ने आला अदब तक महदूद रखा, जो इलिट पोइट्री हो सकती थी, इलिट लिटरेचर जो हो सकता है, वहां तक लोगों ने महदूद रखा। लेकिन साहिर का कमाल ये था कि साहिर ने उसे आवाम तक पहुंचाने का काम किया। उस फिक्र को, उस नजरिए को, उस विजन को, उस जाविये को उन्होंने आम लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसमें यकीनन फिल्म का एक बड़ा रोल है, फिल्म इंडस्ट्री में। और जाहिर है कि ये दो तरफा अमल है। एक तरफ साहिर को फिल्मों के हवाले से मकबूलियत मिली, तो दूसरी तरफ साहिर ने अपने नगमों के जरिए, अपने फिक्र के जरिए, अपने आइडियाज के जरिए फिल्मी नगमों को जो मेयार अता किया, जो एक स्टैंडर्ड अता किया, जाहिर है कि वो उनका कमाल है। और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री को इस हवाले से इनरिच किया। और फिल्म इंडस्ट्री हमारी हमेशा उनकी मकरूज रहेगी, इंडेप्टेड रहेगी। बेशक साहिर ने जिस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को एक बुलंदी अता की, एक ऐसे मुकाम पे पहुंचा दिया कि जहां आज भी वो एक उस मेयार को तमाम दूसरे शायर छूने की कोशिश करते हैं। आज भी हमारी फिल्म इंडस्ट्री में जिसे हम इब्तिजाल कहते हैं, या बिल्कुल एक घटिया दर्जे की शायरी हम जिसे कहते हैं, वो आज भी हमारी बॉलीवुड में जाहिर है कि वो नहीं उस तरह से पनप पाई, बल्कि उस मेयार को पहुंचने की कोशिश हर शायर करता है। साहिर ने वो मेयार कायम किया था। जाहिर एक ऐसा शायर, साहिर की जो अदबी, जो जिसको हम लिटरेरी कैनन में जो एक मयारी शायरी जिसको हम मानते हैं, और ये साहिर का कमाल है, उस फर्क को साहिर ने मिटा दिया। जो जिसको हम लिटरेरी कैनन की शायरी कहते हैं, आला अदबी शायरी कहते हैं, जो स्टैंडर्ड लिटरेरी जो पैमाने बने हुए हैं उसकी शायरी हम जिसको कहते हैं, साहिर ने उस शायरी और अपने अवाम के लिए की जाने वाली शायरी के दरमियान फिल्मों में लिखे जाने वाले नगमों में भी उस फिक्र को इस तरह से समो दिया कि वो इलीट का और एक अवामी शायरी का जो फर्क था वो बिल्कुल मिट सके। ये बहुत मुश्किल काम है, ये बहुत मुश्किल काम है। आप शायरी को इलीट तबके तक ले जाने में, जाहिर है कि वो ज्यादा आसान काम है। आप पढ़े लिखे लोगों के जहनों तक अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं, बहुत आसान काम। लेकिन असल काम, असल कारनामा ये है कि आप आवाम की जो ज़हनी सतह है, उस ज़हनी सतह तक को कैसे छूते हैं, कैसे उसको टच करते हैं, कैसे आम आदमी के हिस्स को, उसकी सेंसिटिविटी को आप कैसे किस तरह से और सैकल करते हैं और उसको इनरिच करते हैं और एक बेहतर इंसान बनने में कैसे मदद करते हैं। ये बुनियादी काम है शायरी का, ये बुनियादी काम है अदब का। अदब हमें एक बेहतर इंसान बनने में, साहित्य हमें, लिटरेचर हमें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करता है। जाहिर है कि ये काम साहिर ने बहुत खूबी के साथ अंजाम दिया। साहिर एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन फिक्र रखने वाले इंसान थे। साहिर का दिल हुब्बे वतन से भरा हुआ था, अपने वतन से मोहब्बत से भरा हुआ था। इस मिट्टी से साहिर का जो लगाव था वो बेपनाह लगाव था, अटूट लगाव था। इसलिए वो वतन परस्ती की जब नगमे गाते हैं, जब नज़में लिखते हैं, जाहिर है कि उनके एक एक लफ्ज से वतन परस्ती झलकती है,
उस एक एक लफ्ज में हुब्ब वतन मौजूद है। जो अपने मुल्क से, अपने वतन से जो प्यार है, अपनी मिट्टी से, वो बहुत ही इंतहाई दर्जे को पहुंची हुई साहिर की शायरी में वो आपको देखने को मिलती है। वो एक बेहतर दुनिया खल्क करना चाहते थे, एक बेहतर दुनिया क्रिएट करना चाहते थे, एक ऐसी दुनिया जो आइडियल दुनिया, जो इंसानियत से लबरेज दुनिया, इंसानी कदरों पर बेस्ड दुनिया हो। एक ऐसी दुनिया वो चाहते थे जहां कोई तफरीक ना हो, जहां कोई इम्तियाज ना हो, जहां कोई डिस्क्रिमिनेशन ना हो, किसी तरह की नाबराबरी ना हो, बिल्कुल एक मसावात हो। इंसान, जिससे हमारी जो फिलॉसफी है कि वसुधैव कुटुंबकम, उस तरह की फिलॉसफी में यकीन रखने वाले शायर साहिर लुधियानवी। इसीलिए वो उनकी शायरी हमारे दिलों को छूती है। वो शायरी, वो मुस्तकबिल साज थे, एक बेहतर मुस्तकबिल, एक बेहतर भविष्य, एक बेहतर फ्यूचर तख्लीक करना चाहते थे। वो अपने दौर से मुतमईन नहीं थे, वो अपने दौर से बेजार थे, उस अहद से बेजार थे। उनको हर तरफ जिस तरह का दुख, जिस तरह का दर्द, जिस तरह का की सियासत नजर आती थी, जिस तरह की तफरीक नजर आती थी, जिस तरह का डिफरेंट जो उनके यहाँ डिस्क्रिमिनेशन समाज में मौजूद था, वो नजर आता था। उन सारी, चाहे वो आपने देखा अभी बहुत सारे नगमे, बहुत सारी नज्मों को औरत के हवाले से उनका जो तस्वूर है, बेस्ट नज्म में कहता हूं कि साहिर ने उस शक्ल में लिख करके हमारे जहनों को एक तरह से जोड़ने का काम किया है। ये काम है असल शायर का, जेन्युइन शायर का। औरत क्या है, औरत का मुकाम क्या है। चकले में आपने पढ़ा, अभी प्यासा फिल्म में उसको फिल्माया भी गया, और जाहिर है कि उसके कुछ जाहिर उस नज्म के जरिए उस फिल्म में जो एक बुराई हमारे माशरे में मौजूद है, जो एक जो तजलील है, जो एक तरह से जो औरत के सम्मान में जिस तरह की जो कोताही है हमारे माशरे में, उन चीजों को उन्होंने उसको उजागर करने की कोशिश की है। उस नज्म को पढ़ें, उस फिल्म में, प्यासा फिल्म में सुने। अगर आपके दिल में एक हसास दिल है, आपके जिस्म में, तो आपकी आंखों में बिल्कुल आंसू आ जाते हैं। आज भी हम अगर उस नज्म को पढ़ते हैं, उस गाने को सुनते हैं, तो हमारे दिल में एक कसक पैदा होती है। ये है असल शायरी। फिल्म में भी वो शायरी वही जादू जगा रही है जो एक इलिट लिटरेचर के तौर पर, एक बड़े मयारी अदब के तौर पर वो हमारे जहनों को जिस तरह से कुरेदती है, वो नज्म जिस तरह से हमारे जहनों में एक तरंग पैदा करती है। यह है साहिर का कमाल। तो साहिर मुस्तकबिल साज थे, साहिर अमन पसंद थे, साहिर जंग के खिलाफ थे। अभी फैल साहब ने बिल्कुल बजा फरमाया कि जंग को लेकर के जितनी बेहतरीन फिक्र का इजहार, बेहतरीन नज्म साहिर ने जिस तरह से लिखी है, बहुत कम लोग आज तक लिख पाए। जंग के खिलाफ, जंग क्या है? इंसानियत के दुश्मन है जंग, इंसानियत के खिलाफ है। जंग में जीतने वाला और हारने वाला कोई नहीं होता है। जंग में इंसानियत हारती है, चाहे कोई जीते कोई हारे, असल हार इंसानियत की होती है। साहिर चाहते थे कि हम जंग से अब इस दुनिया को बचाएं, इंसानियत को बचाएं। अमन इंसानियत को बचाने का काम, इंसानियत की जमानत का काम अमन एक तरह से देती है। उनकी वो नज्म में अगर आप इजाजत हो तो मैं पढ़ना चाहूंगा, ऐ शरीफ इंसान। नज्म को कि खून अपना होके पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। खून अपना होके पराया हो, नस्ल आदम का खून है आखिर। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमन आलम का खून होता है। क्या बात। बम घरों पर गिरे सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। तामीर जो क्रिएटिविटी है, वो जख्म। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले के औरों के, जिस्त फाकों से दिल मिलाती है। ताकत हो खेत अपने जले के औरों के, जिस्त फाकों से दिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बाज होती है। आने वाले की टैंक पीछे, जीतने वाले की टैंक आगे जाती है। वो कहते हैं कि इसमें कोई फर्क नहीं है। टैंक आगे बढ़े के पीछे हटे, कोक धरती की बाज होती है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रो। जंग फतह का जश्न नहीं मनाया। क्या बात कही है। फतह का जश्न हो के हार का सोग, जिंदगी मैयतों पे रोती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, वॉर इटसेल्फ इज अ प्रॉब्लम। जंग तो खुद ही एक मसला है,
जंग क्या मसलों का हल देगी? कहा जंग सही तो बात, खुद ही एक क्या बात। मसला है। जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। क्या बात। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। इसलिए ऐ शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है। एक अमन का पैगाम। और आगे वो कहते हैं, देखिए जंग, किन चीजों से जंग करने की जरूरत है, वो हमें एजुकेट भी कर रहे हैं कि अगर जंग करना ही है तो इन चीजों के लिए करो। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुश्त खून ही नहीं। ये खून खराबे के जरिए ही जंग हो, ये जरूरी तो नहीं। जंग के और भी तो मैदान हैं, सिर्फ मैदान कुश्त खून ही नहीं। हासिल जिंदगी खैरत भी है, हासिल जिंदगी जुनू ही नहीं। खैरत, अक्ल, विजडम, दानिश, इल्म, एजुकेशन। वो कहते हैं कि हासिल जिंदगी खैरत भी है। इल्म के लिए लड़ो, इल्म हासिल करो, इल्म के लिए फाइट करो, इल्म के लिए जंग करो, इल्म हासिल करो। ये भी एक जंग है, इल्म के लिए जंग करो। ये जुनून, ये पागलपनी, जो जंग का समा बांधने वाला जो पागलपनी है, जो जुनून है, वो जंग नहीं है, उससे गुरेज करो। आओ इस तीर बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें। इस अंधेरी दुनिया में आइडियाज, थॉट्स, उनकी रोशनी से इस दुनिया को रोशन करें, जंग से नहीं। और वो कहते हैं कि अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। क्या बात। आओ इस तीर बख्त दुनिया में फिक्र की रोशनी को आम करें, अमन को जिनसे तकवीयत पहुंचे, ऐसी जंगों का एहतमाम करें। यानी अमन जिससे फैले, ऐसी जंग लड़ें। उसी में आगे कहते हैं कि जंग वहशत से, बर्बरियत से। जंग करना ही है तो वहशत से, बर्बरियत से। बर्बरी सब ये जो हमारी जहनों में है, हमारी फिक्र में है, हमारी मानसिकता, हमारी जहनियत जिस तरह की बन गई है, उससे जंग करो, उसको निकालो बाहर। ये असल जंग है। जंग वहशत से, बर्बरियत से, अमन, तहजीब और इर्तिका के लिए, डेवलपमेंट के लिए, प्रोग्रेस के लिए, पीस के लिए हम अपने आप को डेडिकेट करें, वो असल जंग है। अमन, तहजीब और इर्तिका के लिए जंग मर्ग आफरी सियासत है। पॉलिटिक्स है ना जंग, पॉलिटिक्स का ही, गलत पॉलिटिक्स का नतीजा है, तकरीबी पॉलिटिक्स का। जंग मर्ग आफरी सियासत से, मर्ग आफरी सियासत जो मौत लाने वाली सियासत है, पॉलिटिक्स है, डेथ बांटने वाली जो पॉलिटिक्स है, उससे जंग करो। अमन इंसान की बका के लिए, अमन इंसान की बका के लिए, इंसान बका के लिए, अमन के लिए तुम मानसिक रूप से माशरे को, समाज को, सोसाइटी को, कौम को जंग से रोको और अमन की तरफ बढ़ो। ये असल काम है, ये असल जंग है। ये साहिर की ये फिक्र रही है। उसी में आगे एक और उसी का हिस्सा मैं पढ़ना चाहूंगा, परछाइयां के हवाले से। आपने वो नज्म सुनी, वो हिस्सा छूट गया, बहुत इंपॉर्टेंट, जंग के ही हवाले से। चलो के चल के सियासी मुकामिरों से कहें, चलो के चल के सियासी मुकामिरों से कहें कि हमको जंग जदल के चलन से नफरत है। सियासी आकाओं से हम चलें, बताएं कि हमको जंगो जदल के चलन से नफरत है। जिसे लहू के सिवा कोई रंग रास ना आए, हमें हयात के उस पैरहन से नफरत है। कहो कि आज भी हम सब अगर खामोश रहे, तो इस दमकते हुए खाकदां की खैर नहीं। जुनू की ढाली हुई एटमी बलाओं से, जमी की खैर नहीं, आसमां की खैर नहीं। गुज़श्त जंग में घर ही जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये तन्हाइयां भी जल जाए। गुज़श्त जंग में पैकर जले मगर इस बार, अजब नहीं कि ये परछाइयां भी जल जाए। ये दर्द है साहिर के दिल में, अपने वतन के लिए, इंसानियत के लिए, अमन के लिए, जंग के खिलाफ। जाहिर है कि साहिर बुनियादी तौर पर एक रजाइयत के शायर है, ऑप्टिमिज्म के शायर है। वो एक ऐसे दौर से गुजर रहे थे जहां जिंदगी में बहुत सारी तलखियां थी, लेकिन वो उन तलखियों से बाहर निकलने का रास्ता भी बताते हैं। वो माशरे को, माहौल को, समाज को, कौम को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाने का रास्ता भी बताते हैं। आपने देखा होगा कि उनकी एक नज़्म बहुत खूबसूरत, फिल्मों में भी वो उसको पेश किया है। उसका एक बंद सिर्फ आपको सुनाना चाहता हूं कि उन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा,
काली सदियां, डार्क एजेस। इन काली सदियों के सर से जब रात का आंचल ढलकेगा, जब दुख के बादल पिघलेंगे, जब सुख का सागर छलकेगा, जब अंबर झूम के नाचेगा, जब धरती नगमे गाएगी, वो सुबह